Assalamu alaikum. This is Farooq Rashid here and I welcome you to this video series on tax awareness. आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि करंटली हम जिस टैक्स ईयर की फाइलिंग कर रहे हैं, टैक्स ईयर 2020, जिसकी इनिशियली द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स वाज 30 सितंबर, बट नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 8 दिसंबर बाय एफबीआर। तो ये वाला जो हमारा जिस माली साल की हम करंटली फाइलिंग कर रहे हैं, इसमें वो कौन सी मेजर अमेंडमेंट्स थी, कौन से वो मेजर प्रोविजंस थे जो इस हमारे टैक्स ईयर के ऊपर अप्लाई हुए, जो पिछले साल नहीं एप्लीकेबल थे। नया बजट आया, उसमें ये नई अमेंडमेंट्स अप्लाई हुई, और फिर इस साल में स्पेसिफिकली जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये कौन सी मेजर चेंजेस हैं जिसका हमने ख्याल रखना है। सो ये क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से पर्टेन करते हैं, तो यहाँ पे मेरी कोशिश होगी कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में जो एक कॉमन हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम है, फॉर एग्जांपल सैलरी है, कैपिटल गेन टैक्सेशन है, रेंटल इनकम वगैरह है, तो इन तमाम सोर्सेज को हम यहाँ पे कवर करें। सबसे पहले जो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया इस बजट के अंदर, जो अभी ये जो हम टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं टैक्स ईयर 20 की, उसमें ये चीज़ अप्लाई हुई दैट दिस वाज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल क्या होता है, ये टैक्स में, टैक्स लॉज में इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी नेशनैलिटी किस कंट्री की है, बल्कि ये टैक्स लॉज में इस पर डिपेंड करता है कि आपका फ़िज़िकल स्टे जो है पाकिस्तान में कितने टाइम का था। सो सबसे जो बुनियादी डेफिनेशन है वो ये है कि अगर 183 डेज़ आपने फ़िज़िकली पाकिस्तान में किसी फाइनेंशियल ईयर में स्पेंड किए तो आप पाकिस्तान में एक आप रेजिडेंट बन गए फॉर टैक्स पर्पसेस। तो फिर अकॉर्डिंगली आपकी वर्ल्ड ओवर जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाती है, बट सब्जेक्ट टू अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़। जो इस दफ़ा अमेंडमेंट की गई, जो इस हमारे टैक्स ईयर 20 में अप्लाई हो गई है, वो ये है कि अगर आपने किसी साल में 120 डेज स्पेंड किए और फिर पिछले 4 सालों में उनको भी देखा जाएगा, अगर उसमें कम्युलेटिवली मिला के यू हैव स्पेंट 365 डेज और मोर कम्युलेटिवली, तो फिर भी आप टैक्स पेयर यहाँ पे जो है वो आप रेजिडेंट टैक्स पेयर कहलाएंगे। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट थी जो कि हमारे इस टैक्स ईयर 20 में अप्लाई होगी। उसके साथ साथ कुछ और मेजर अमेंडमेंट्स क्या थी उसके हवाले से हम बात करें तो जो टैक्स रेट्स थे वो उन्हें सिग्निफिकेंटली चेंज किया गया। 2019 में वो एक बोनांजा ईयर था, उस साल में जो है वो हमारे टैक्स रेट्स बड़े ही मिनिमम रखे गए, बोथ फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स। तो अब उन टैक्स रेट्स को थोड़ा और लॉजिकल बनाया गया है, थोड़ा रैशनलाइज किया गया है, थोड़ा कंपैरेटिवली टैक्स 19 से बढ़ा दिया गया है। आपको याद होगा 2019 में फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स अगर आपकी इनकम जो है 1.2 मिलियन तक आपकी टैक्सेबल सैलरी थी, तो सिर्फ 2,000 रुपये उसके ऊपर जो है वो टैक्स रेट डिडक्ट होता था आपका, और बस दैट वाज दैट। अब अलबत्ता उन्हें थोड़ा कंपैरेटिवली इंक्रीज़ किया गया है। अब अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो 1.2 मिलियन तक 30,000 का टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है, एंड इफ़ यूर अ नॉन सैलरीड इंडिविजुअल तो 70,000 रुपीज़ तक 1.2 मिलियन की एनुअल इनकम पे आपका जो है वो टैक्स लाइबिलिटी बनता है। अलबत्ता यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सैलरीड और नॉन सैलरीड का जो टैक्स रेट्स हैं उनमें काफ़ी जो अंदर के स्लैब्स हैं उनमें बड़ा डिफरेंस है। अलबत्ता जो रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 5 to 35%, बट द स्लैब्स आर डिफरेंट। अच्छा, ये जो यहाँ पे मैं आपको स्लैब्स के बारे में बता रहा हूँ कि सैलरीड का ये है, नॉन सैलरीड का ये है, और इनके जो डिफरेंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इस वजह से भी है, और ये हमारी एक नॉर्मल टैक्स पेयर की लाइफ में इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये देखा जाता है कि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें टैक्सेबल सैलरी का कितना कॉम्पोनेंट है, और उसके अलावा बाकी जो कॉम्पोनेंट है वो उसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। जैसे यहाँ पे जब हम कहते हैं ना कि सैलरीड का जो टैक्स रेट्स हैं वो अप टू 1.2 मिलियन रुपीज़ 30,000 आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है जो अभी टैक्स ईयर 20 में अप्लाई हुआ है, उसे भी समझते हैं। सो प्रीवियसली इट वाज कि आपकी जो टैक्सेबल सैलरी है, अगर आपकी टोटल इनकम से 50% से एक्सीड करती है तो फिर आपके ऊपर सैलरी का टैक्स रेट अप्लाई होगा, जो कि कंपैरेटिवली कम होता है। सो टैक्स ईयर 20 में इस लिमिट को बढ़ा के 50% से 75% कर दिया गया। उससे क्या होगा कि अब आपकी टोटल जो इनकम है उसका ज़्यादा प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली मोर देन 75%, 80%, 85% ये सैलरी होना चाहिए, फिर जाके आपके ऊपर सैलरी के टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे जो कि कंपैरेटिवली कम है। सो ये अगेन दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि हमारे इस टैक्स ईयर 20 में हुई थी, और जिसका हमें इस साल टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त बहुत ख्याल करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं उनका ज़रा हम यहाँ पे एक क्विकली ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले तो हम डिस्कस करें टैक्सेशन
ऑन जो रेंटल इनकम की हमारी टैक्सेशन होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर तो जो ओनर है वो कंपनी है, तो उस कंपनी को इजाज़त होती है कि जो भी आपका ग्रॉस रेंट है उसमें से आप उसके कुछ एप्लीकेबल एक्सपेंसेस माइनस कर सकें। उसके अपकीप के एक्सपेंसेस हैं, उसके फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस चार्जेस हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, या फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एक्वायर्ड दैट प्रॉपर्टी ऑन लेट्स से लोन लेके आपने वो प्रॉपर्टी ली है, तो उसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आपसे माइनस कर सकें। अलबत्ता इफ़ दैट प्रॉपर्टी is owned by an individual or a partnership, in such a case you're not allowed to deduct any of these expenses। आपकी जो भी रेंटल इनकम है वो ग्रॉस बेसिस पे डिडक्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो टैक्स एट 20 में दिस वाज अनदर इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट केम अबाउट। एक ऑप्शन दिया गया स्पेशली टैक्स पेयर्स को कि आप चाहें, अगर आपकी जो सालाना रेंटल इनकम है वो 4 मिलियन से एक्सीड करता है, तो फिर टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो चाहें तो अपना जो अलाउबल एक्सपेंसेस हैं वो क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद ये होगा कि आप, लेकिन फिर अलबत्ता आपकी जो रेंटल इनकम है वो नॉर्मल टैक्स रेट्स के ऊपर टैक्स होगा, और वो जो है वो आपकी स्पेशल जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रिड्यूस कंपैरेटिवली टैक्स रेट्स हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है, ये जहन में रखने की ज़रूरत है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट मैं कहूँगा आया है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन के अंदर। आपकी नॉलेज में होगा कि 2013 से पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप सेल ऑफ कर रहे हैं, सो दिस वाज नॉट कंसीडर्ड एन इन्वेस्टमेंट क्लास, तो इसको सेल ऑफ करते वक्त कोई कैपिटल गेन टैक्सेशन अराइज नहीं होता था। बट FBR रियलाइज़ कि नहीं, दिस हैज़ बिकम अ ह्यूज चंक ऑफ द इकॉनमी, तो पहली दफ़ा जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को सेल ऑफ करते वक्त उसके ऊपर एक कैपिटल गेन रखा गया, आहिस्ता आहिस्ता उसे कुछ बढ़ाया गया। और टैक्स ईयर 20 में आज जो स्लैब्स हैं एंड स्कीम एज इट करंटली स्टैंड्स, ये हिस्टोरिकली सबसे आई वुड से अग्रेसिव जो है वो ये एक पोस्चर यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। इसमें पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया गया बिटवीन एन ओपन प्लॉट ऑफ लैंड एंड बिटवीन अ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। द रैशनल बीइंग के ओपन प्लॉट ऑफ लैंड में लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से ज़्यादा लेते हैं, सो उसका जो टैक्स रेट है या उसका जो होल्डिंग पीरियड है फॉर एग्जाम्पशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होना चाहिए। सो ये एक डिस्टिंक्शन की गई। सो ओपन प्लॉट ऑफ लैंड के लिए कहा गया कि आपने जो पहला साल है आपका होल्डिंग का अगर आपने रख ली, फॉर एग्जांपल यू कम इनटू द सेकंड ईयर, तो फिर आपका जो 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ गेन है जब आप उसे सेल करेंगे तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 75% टैक्सेबल रहेगा अप टिल द 8th ईयर। पहले साल क्लोज करने के बाद 8वें साल तक, 8वां साल आपने एक दफ़ा कंप्लीट किया, फिर उसके बाद फिर आप ओपन प्लॉट ऑफ लैंड पे कंप्लीट एग्जेम्पशन ले सकते हैं। जबकि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के केस में पहले साल कंप्लीट होने के बाद 25% एग्जेम्पशन, यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही है, लेकिन ये जो कंप्लीट एग्जेम्पशन का पीरियड है इसमें हाफ है। सो इट इज़ अप टू 4 ईयर्स। 4 साल आपने एक दफ़ा स्पेंड कर लिए, उस प्रॉपर्टी आपने होल्ड करके रखी अपने पास टिल 4 ईयर्स, तो उसके बाद फिर आप उसे सेल ऑफ कर दें, आपका जो गेन है वो कम्प्लीटली 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही इस दफ़ा जो है वो डिफरेंट ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, और ये वाला हमारा जो टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर 20, इसमें ये चीज़ हमारे ऊपर अप्लाई होती है। अच्छा, इसमें जो है वो रेट्स को भी इस दफ़ा डिफरेंट किया गया है। हमारा जो रेट है वो अप टू 5 मिलियन ऑफ कैपिटल गेन 5% है, और वहाँ से फिर इट कैन गो अप टू 20%। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेशन इस दफ़ा जो है वो उसकी स्कीम को फंडामेंटली ही चेंज कर दिया गया। इसके अलावा टैक्स ईयर 20 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट माइट इफेक्ट नॉर्मल एक कॉमन पर्सन जो आपने जहन में रखनी है वो है गिफ्ट्स की टैक्सेशन। गिफ्ट्स जो है वो काफ़ी गिफ्ट्स के हवाले से ये है कि उनको हमेशा बाज़ औक़ात जो है वो आप टैक्स प्लानिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, या किसी भी तरीके से वो बाज़ औक़ात उसके अंदर मिसरिप्रेजेंटेशंस भी होते हैं। तो इसी फैक्ट को रिकग्नाइज़ करते हुए टैक्स ईयर 20 में ये अमेंडमेंट कर दी गई, जो कि ये आपने ख्याल रखना है जब आप इसका टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। सो इसमें यह है कि अब ये कहा गया है कि अगर आप किसी से गिफ्ट रिसीव करें तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, अनलेस एक फिर लिस्ट बता दी गई कि इनसे अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वो सिर्फ एग्जेम्प्ट होगा, इसके अलावा आप बाकी जिनसे भी गिफ्ट रिसीव करेंगे वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये कौन से लोग हैं, इसमें यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि इसमें ग्रैंड पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, या फिर आपका बेटा बेटी। अगर ये लोग आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं इन्हीं रिलेशनशिप्स के अंदर,
तो ये गिफ्ट वुड बी एग्जेम्प्ट फॉर द रिसीविंग पार्टी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी गिफ्ट दे, वो दोस्त हो, वो लेट्स से कितने भी क्लोज रिलेटिव हों, जितने भी अच्छे जानने वाले हों, बिजनेस एसोसिएट्स हों, पार्टनर्स हों, सो दैट वुड ऑलवेज बी टैक्सेबल। तो ये कुछ बड़ी मेजर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी मेरी नज़र में, जो कि अ कॉमन पर्सन फाइलिंग ए टैक्स रिटर्न उनके लिए बड़ी रेलिवेंट है। तो ये टैक्स ईयर 20 का जब आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। आप जब भी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे, आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इंफॉर्मेशन इनपुट करते वक्त भी आप इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जो है वो अपने जहन में रखेंगे। दिस इज़ फारूक रशीद here signing off. Stay connected to us for other similar informative videos. Thank you.